नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुबैर खान एडवोकेट और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईपीसी। तो आज हम एक सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी जितनी भी धाराएं हैं उनको हम सिलसिलेवार तरीके से उनका अध्ययन करते जाएंगे। आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और सब्जेक्ट का नाम है भारतीय दंड संहिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पीनल कोड और शॉर्ट में कहा जाता है आईपीसी। तो समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट भारतीय दंड संहिता आईपीसी। इसमें अगर चैप्टर की बात करें तो इस पूरे बेयर एक्ट में टोटल चैप्टर हैं 23, मतलब 23, और इसकी जो टोटल धाराएं हैं वो हैं 511। ये 23 चैप्टर में बटा हुआ है और इस सब्जेक्ट में टोटल धाराएं हैं 511। तो हमें 511 धाराओं का अध्ययन करना है। इसमें जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हैं, वैसे तो सभी चैप्टर इम्पॉर्टेंट ही हैं, सारी धाराएं ही इम्पॉर्टेंट हैं, परंतु जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं वो हैं चैप्टर 16, 17 और एक चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो है जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, और जो चैप्टर 16 है वो मानव शरीर के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में बताता है, और चैप्टर 17 हमें बताता है संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में। तो हम सभी पर चर्चा करेंगे, सभी का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें चैप्टर 23 और टोटल धाराएं 511 हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। बात है कि ये एक दंड विधि है, यानी कि आपराधिक विधि। आपराधिक विधि का जो मेन उद्देश्य होता है वो अपराधियों को दंड देना और अपराध को रोकना होता है। सवाल आता है कि अपराध, जब अपराध होगा तो उसके लिए दंड व्यवस्था करनी जरूरी है। तो मैं शुरुआत से बात करता हूं कि सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को समाज में रहना ही मुफीद होता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य समाज में ही रहता है और समाज में ही रह सकता है। जहाँ मनुष्य होगा वहाँ समाज होगा, और जहाँ समाज होगा वहाँ नियम जरूरी होंगे, और जहाँ नियम होंगे वहाँ नियमों का उल्लंघन भी जरूरी होगा। और जब उल्लंघन होगा, उल्लंघन जरूरी नहीं होता है, एक्चुअली उल्लंघन जरूर होगा, और जब उल्लंघन होगा तो फिर वहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी? दंड व्यवस्था की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जैसे जैसे समाज के रूप में संगठित होता गया, वैसे वैसे ही हमें नियमों की आवश्यकता होती गई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मनुष्य समाज में जब इसने रहना स्टार्ट किया था, जो आज का जो हमारा राज्य जो होते हैं, राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी, तो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व अगर हम देखें तो उस वक्त का क्या सिस्टम था। उस वक्त मनुष्य जब नया नया समाज के रूप में संगठित हुआ था, उस वक्त प्रतिशोध की भावना बहुत हुआ करती थी, और उस वक्त जो अपनी संपत्ति की या अपनी रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व था तो मनुष्य के स्वयं के कंधों पर था। मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं करना जानता था, शक्ति का प्रदर्शन होता था उस वक्त। राज्य तो बहुत बाद में बने, लेकिन जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो यही जो दायित्व था, ये उत्तरदायित्व था मनुष्य का, ये उत्तरदायित्व, रक्षा करने का उत्तरदायित्व, सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व, ये सारे के सारे उत्तरदायित्व जो थे वो राज्य ने अपने ऊपर ले लिए। तो सवाल आता है कि जो उत्तरदायित्व तो ले लिया, अब उसका निर्वहन कैसे किया जाएगा? तो निर्वहन करने के लिए शुरुआत से ही अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नियम, रूल्स, रेगुलेशन जिन्हें कहा जाता है, वो हमेशा ही विद्यमान रहे। मनुष्य को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए नियमों की हमेशा ही आवश्यकता रही है, और ये नियम ही हमें किसी न किसी रूप में मिलते रहे। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म भी एक तरीके का धर्म विधि ही तो होती है, जो इंसान को इंसानियत के साथ रहने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो मनुष्य जब राज्य के रूप में आया तो उस वक्त जो नियमों का जो संग्रह बना, प्राचीन काल की अगर बात करें तो जिसे हम कहते हैं मनु संहिता। तो मनु संहिता क्या थी? मनु संहिता एक तरीके की नियमों, रीति रिवाजों, धर्म,
विधि, इन सब का एक संग्रह ही तो था। ये उस वक्त की दंड व्यवस्था जो थी वो इसी के तहत होती थी। उसके बाद धीरे धीरे वक्त के साथ विधि में धीरे धीरे सुधार होता चला जाता है। कोई भी विधि जड़ नहीं होती है, कोई भी विधि स्थिर नहीं होती है, हर विधि में संशोधन होते रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारी प्राचीन विधि व्यवस्था थी, जो दंड व्यवस्था थी, उनमें भी धीरे धीरे सुधार होता चला गया समय के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे देश की अगर बात करें, हमारे देश में सबसे पहले जिन्हें हम विचरित कृषक कहा करते थे, जिन्हें हम विचरित कृषक कहते थे, जिनको हम कहते हैं आर्य लोग। तो सबसे पहले आर्य लोग हमारे यहाँ पर आए और यहाँ पर स्थायी रूप से निवासी हो गए। जब आर्य लोगों ने यहाँ पर निवास किया, उन्होंने अपने नियमों की स्थापना की, दंड व्यवस्था की स्थापना की। उस वक्त जो दंड व्यवस्थाएं थीं, जिन्हें हम मनु संहिता के नाम से जानते हैं, तो उसमें इन सब दंड व्यवस्थाओं, रीति रिवाजों, धर्म वगैरह का सबका उल्लेख मिलता है और उसी के आधार पर ही शासित होते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, समाज बदला, रीति रिवाज बदले, संशोधन होते गए। फिर हमारे देश में बाहर के लोग आना शुरू हुए। मुस्लिम लोग जब हमारे देश में आए तो वो अपने साथ ही साथ अपनी विधि को भी लेकर आए। यहाँ पर जो प्राचीन दंड व्यवस्थाएं थीं, उसमें जब मुस्लिम लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जब शासन किया, तो उनकी जो दंड व्यवस्थाएं थीं, वो हमारी दंड व्यवस्था यहाँ पर जो प्रचलन में थी, उन दंड व्यवस्थाओं के साथ मुस्लिम दंड व्यवस्था यानी मुस्लिम विधि भी लागू हो गई। और वो यहाँ पर कहते हैं कि समाज के साथ जो बदलाव हुआ, तो उसमें जो हमारे दंड व्यवस्थाएं थी उनमें भी बदलाव होता चला गया। मुस्लिम विधि का प्रभाव ज़्यादा नजर आने लगा। लेकिन मुस्लिम विधि जो थी उसको कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध थी, जिसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय, क्योंकि मुस्लिम विधि कठोर ज़्यादा थी। आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, इस तरीके की जो दंड व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कठोर कही जाती। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ आए। जब अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ पर आना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पर शासन करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम विधि में काफ़ी कुछ सुधार करने की आवश्यकताएं हैं। जैसे प्राचीन विधि में सुधार किया गया, फिर मुस्लिम विधि आई, तो मुस्लिम विधि में भी सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पहले तो इसमें कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने समाज के बदलते हुए रूप को देखा और समाज के बदलते हुए रूप के साथ विधि का भी बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक विधि अगर हमेशा उसको उसी तरीके से देखा जाएगा, तो बदलते हुए समाज के साथ वही विधि जो अच्छी विधि कही जाती है, वही विधि फिर गलत विधि बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विधि में संशोधन होना बहुत अनिवार्य होता है। जिस विधि में संशोधन नहीं होगा वो विधि कठोर विधि कहलाई जाती है और कहीं ना कहीं वो समाज के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसलिए विधि कोई भी हो, उसे समाज के परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि फिर सबसे पहले जो सुधार स्टार्ट हुआ वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में यहाँ पर जो दंड व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। हर ज़िले पर एक दंड न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुफ्ती होता था, एक काजी होता था, और एक मुफ्ती, एक काजी और साथ में 2 मौलवी हुआ करते थे। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रत्येक ज़िले में दंड न्यायालय की स्थापना की गई। और उसी के साथ ही साथ एक कोड ऑफ क्रिमिनल रिवीजन, यानी कि रिवीजन, यानी कि अगर जो आदेश किया जाता था उसके लिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता था, तो एक रिविजनल कोड की स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य काजी, एक मुख्य मुफ्ती और 3 मौलवी हुआ करते थे। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसमें सुधार किया गया। उसके बाद और भी सुधार किए गए, जैसे जैसे अंग्रेज़ यहाँ शासन करते गए और यहाँ के हालातों से रूबरू होते गए, और उन्होंने उसी के साथ इसमें सुधार करना शुरू कर दिया हमारी दंड व्यवस्था में यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या करा कि 1793 में जो एक संशोधन किया, मतलब सुधार किया, 1793 में उन्होंने यहाँ पर जो दंड न्यायालय थे उसमें अंग्रेज़ न्यायाधीशों की नियुक्ति शुरू कर दी।
पहले यहाँ पर अंग्रेज़ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुआ करती थी, बाद में उन्होंने इन दंड न्यायालयों में अंग्रेज़ न्यायाधीशों की नियुक्ति शुरू कर दी। उन्होंने 4 अपील कोर्ट की स्थापना की। ये 4 अपील कोर्ट जो सबसे पहले स्थापित किए गए 1793 में, वो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका, इन जगहों पर 4 अपील संबंधी न्यायालयों की स्थापना की गई। और उसी वक्त एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, जिसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उस वक्त इसको कहा जाता था सदर निजामत अदालत। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो अगर पुराने सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1793 के जो संशोधन किया गया था, सुधार किया गया था उसके तहत। उसके बाद आता है कि 1833 ये वो सन है जिसमें उस और भी ज़्यादा सुधार किया गया था हमारी दंड व्यवस्था में। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें अंग्रेज़ों ने पूरे ही हिंदुस्तान यानी कि पूरे भारत के लिए एक लेजिस्लेशन, एक विधानमंडल की व्यवस्था की। उन्होंने एक कानून की स्थापना करने के लिए प्रयास किया। और ये वही वक्त था जब प्रथम विधि आयोग के साथ लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले यानी कि हमारे जो भारत की जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, इसको किसने ड्राफ्ट किया था, इसके बारे में जब बात की जाती है तो लॉर्ड मैकाले का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड मैकाले ने ही इसका ड्राफ्ट तैयार करा था, अकेले तो नहीं किया था। ये प्रथम विधि आयोग में जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो हमारा जो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो उन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसमें 2 बार और विधि जो आयोग बने थे, उन्होंने इसमें संशोधन भी किया। 2 बार इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करने के उपरांत ये 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गया। हमारे भारत का जो दंड व्यवस्था है यानी कि जो आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, ये 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1860 में जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन लागू हुआ था ये 2 साल के बाद। इसकी जो लागू होने की जो डेट है वो है 1 जनवरी 1862। ये काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद इसको लागू किया गया था। अब बात आती है कि इतना समय क्यों लिया गया लागू करने के लिए, जबकि 1860 में बनकर जब तैयार हो गया था तो 1862 में इसको लागू क्यों किया गया था। सीधी सी बात है कि उस वक्त क्या हुआ था कि ये जो समय लिया गया था वो इसलिए लिया गया था कि जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझने वाली बात है कि लॉ से जो रिलेटेड लोग हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। अब यहाँ पर बात यह है कि सिर्फ लॉ से संबंधित लोग नहीं, न्यायाधीश, प्रशासक और आम जनता। उस वक्त का प्रावधान देखिए, सिस्टम देखिए कितना बेहतरीन था कि उन्होंने जब आईपीसी बनाकर तैयार की तो 2 साल का वक्त लिया और 2 साल तक उन्होंने जो न्यायाधीश, प्रशासक और आम जनता सभी को इसे समझने का मौका दिया। उस वक्त के बारे में कहा जाता है कि जब आईपीसी तैयार हो गई थी, उसके बाद इसकी जो एक प्रति थी, भेड़ बकरियां चराने वाले जो शेफर्ड लोग होते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले एक गांव के आदमी के पास भी इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था, ताकि एक आम आदमी भी समझ सके कि ये दंड व्यवस्था जो बनाई जा रही है, जिसमें अपराधों का वर्णन किया जा रहा है, अपराधों को करने पर यानी कि जो नियम है उनको तोड़ने पर यानी कानून का उल्लंघन करने पर क्या सज़ा दी जाएगी, कितनी सज़ा दी जाएगी, कितना जुर्माना लगेगा, और अपराध एक्चुअली हैं क्या, कौन कौन से आपकी जो एक्ट हैं वो अपराध की कैटेगरी में आते हैं, ये सारा का सारा हवाला कहाँ दिया गया है, ये आईपीसी में ही तो बताया गया है। और एक आम आदमी अगर इस चीज़ को समझेगा नहीं तो उसे क्या पता लगेगा कि सुबह से शाम तक वो क्या कर रहा है, क्या पता वो अपराध कर रहा है, उसको तो पता भी नहीं चलेगा उसने कब अपराध कर दिया। और फिर वो अदालत में खड़ा होकर ये कहे कि नहीं, उसे तो विधि का ज्ञान ही नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि विधि की भूल क्षमनीय नहीं है, यानी कि अगर आप विधि का उल्लंघन करेंगे तो सज़ा आपको मिलेगी, भले ही आप उसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो।
अगर आप विधि का ज्ञान नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कानून की जानकारी है, ऐसा नहीं है कि कानून से जुड़े लोगों को ही इसकी जानकारी रखना चाहिए। वकील, एडवोकेट जिन्हें कहा जाता है, मजिस्ट्रेट, प्रशासक और जो कानून से रिलेटेड लॉ के छात्र हैं, वो सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है कानून की जानकारी रखना। कानून की जानकारी हम आप सभी की है। अगर कानून की जानकारी आप नहीं रखेंगे तो आप अगर कानून का उल्लंघन कर देंगे तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। ये एक कानून की बहुत ही प्रचलित मैक्सिम, जिसे सूक्ति कहा जाता है, ये बहुत ही प्रचलित सूक्ति है कि विधि की भूल क्षमनीय नहीं है। तथ्य की भूल को तो एक टाइम को माफ़ किया जा सकता है, परंतु विधि की भूल को माफ़ नहीं किया जाता है।